मेरी शादी की पहली रात थी। मैं अपने दोस्तों में घिरा हुआ था। मेरे दोस्त आज रात मुझे घर जाने देने वाले नहीं थे। पूरी रात मजबूरन दोस्तों के साथ गुजार कर जब मैं अपने कमरे में आया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मेरी बीवी बेहोश पड़ी थी। हाथ में कुछ अजीब सी गंदगी थी। मैंने उसे हिलाया लेकिन वो फौरन होश में नहीं आई। मैंने पानी का गिलास उठाकर उस पर पानी के छींटे मारे तो वो कसमसा कर होश में आ गई। वो अपने हाथ से अपनी आंखें मलने वाली थी। जब मैंने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा, वो एकदम पूरी तरह होश में आकर उठ बैठी। मैंने इशारे से उसे पुरसुकून रहने का कहा और आराम से उससे पूछा कि हाथ में क्या है, जिस पर वो खुद भी हैरत से अपने हाथों को देखने लगी। वो खुद भी अनजान थी कि उसके हाथ में क्या लगा हुआ है। मुझे नहीं मालूम था कि ये सिलसिला अब कभी खत्म नहीं होगा। फिर तो ये मामूल बन गया। जब भी वो बिस्तर पर होती, सुबह बेहोश ही होती, उसके हाथ पर गंदगी लगी होती। मुझे भी न जाने कैसी नींद आने लगी थी कि मुझे भी खबर नहीं होती कि रात में मेरी बीवी जिया को क्या हुआ है। अभी तक मैं और मेरी बीवी कोई ताल्लुक नहीं बना सके थे। रात को वो यूं बेहोश होकर मुझे उसकी फिक्र हो जाती थी। तुम कैसे बेहोश हो गई थी? मैं उसका हाथ पकड़कर बैठ गया था। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। शादी की पहली रात थी। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था। वो शायद डर गई थी। मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या हुआ था। बस इतना याद है कि मैं आपका इंतजार कर रही थी। मुझे डर भी लग रहा था। वो पलकें झुकाए कुछ नर्वस सी बैठी थी क्योंकि उसका हाथ मेरे हाथों में था। आज के लिए माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैंने टिश्यू पेपर से उसका हाथ साफ करते हुए कहा तो वो जैसे शर्मिंदा हो गई। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं कभी अपनी अम्मा के बगैर नहीं रही, बल्कि मैं तो उनके साथ एक ही तकिए पर सोती आई हूँ, तो इसलिए थोड़ा डर गई थी। वो शर्मिंदगी से वजाहत देने लगी। मुझे उसकी सादगी पर हंसी थी। मेरी बीवी जिया बहुत ही प्यारी थी। उसने एक दफे भी शिकवा नहीं किया कि मैंने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। सुबह जब हम दोनों कमरे से निकले तो मेरी बड़ी बहन ज़ैनब ने मुझे देखते ही डांटा। वो जानती थी कि मैं रात भर घर नहीं आया था। जिया ने फौरन ही मेरी तरफदारी कर दी, जिस पर मेरी बहन ज़ैनब ने मुझे घूर कर देखा और जिया की अम्मी मुस्कुरा उठी। मेरी बहन ज़ैनब पोलियो का शिकार थी। उम्र मुझसे 5 साल बड़े होने के बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो सकी थी। अभी वो सारा घर संभाल रही थी क्योंकि मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया था, इसलिए वो हम सब पर ही नजर रखती थी। अगली रात में जल्दी ही कमरे में आ गया। जिया भी मेरे पीछे ही चली आई थी। वो ज़ैनब और अपनी अम्मी के साथ बैठी हुई थी। मैंने उसे आता देखकर अपने पास बैठने का इशारा किया तो वो झिझकते हुए बैठ गई। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। मैं चाहता था वो मेरी तरफ देखे। अभी मैं कुछ कहने ही लगा था कि दरवाजा बज उठा। शायद ज़ैनब थी। फौरन ही दरवाजे की तरफ उठा और दरवाजा खोल दिया। ज़ैनब दूध के गिलास लिए खड़ी थी। मुझे शर्मिंदगी हुई कि हमारी वजह से उन्हें जहमत करना पड़ी। मैंने अंदर आते ही जिया को कह दिया कि आइंदा वो खुद ही दूध लेकर कमरे में आए, जिस पर उसने फर्माबरदारी से सर हिला दिया। दूध पीने के बाद कुछ देर बैठकर उससे बातें करते हुए सो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। जब मैं सुबह उठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि जिया आज भी बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में वही गंदगी लगी हुई थी। मैंने जिया को आहिस्ता से हिलाया तो वो कुछ देर की कोशिश के बाद होश में आ गई। क्या हुआ था जिया? मैं परेशान हो गया था। वो खुद भी समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। जब उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी तो वो भी उतनी ही हैरान थी जितना कि मैं और जिया नाश्ते के लिए कमरे से बाहर आए तो ज़ैनब और जिया की अम्मी पहले से ही नाश्ते की तैयारी में मसरूफ थीं। जिया की अम्मी को मैंने शादी के दिन अपने साथ, क्योंकि उनका जिया के अलावा और कोई नहीं था। वो एक बेवा औरत थी और जिया ही उनके जीने का वाहिद सहारा थी। मेरे घर में मेरे और ज़ैनब के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए जिया की अम्मी आसानी से मान गई। ज़ैनब भी खुश थी कि उसे भी घर में किसी का साथ मिल जाएगा। और ठीक हो तुम दोनों? ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए हम दोनों से पूछा, जिस पर हम दोनों ही चौंक उठे। जिया की बेहोशी वाली बात हमने ज़ैनब और जिया की अम्मी को नाम बताने का फैसला किया था। अब अचानक से ज़ैनब के पूछने पर हम दोनों ही गड़बड़ा गए। जिया ने भी मुस्कुराकर बात खत्म कर दी थी। जिया की अम्मी ने हम दोनों के लिए खुद नाश्ता तैयार किया था, मगर मेरी भूख उड़ चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिया क्यों इस तरह बेहोश हुई थी और उसके हाथों में क्या लगा था। फहद बेटा, क्या सोच रहे हो? खाओ ना, मैंने बहुत मोहब्बत से बनाया है। जिया की अम्मी ने मेरी प्लेट में पराठा डाल दिया। ज़ैनब आज आदत के बरखिलाफ खामोश बैठी। बहन भाई नाश्ते पर दूसरे दिन की सारी बातें कर लिया करते थे। मैं सारा दिन यही सोच कर परेशान होता था कि जाने जिया को क्या हुआ है। आज हमारी शादी की तीसरी रात थी। मैं अब जिया का साथ चाहता था, मगर वो ज़ैनब के साथ बातों में मसरूफ थी। मैं जाकर ज़ैनब के कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया तो ज़ैनब समझ गई कि मैं जिया को बुलाना चाह रहा हूँ। उसने खुद ही जिया को कह दिया कि जाओ फहद को वक्त दो। मैं जिया को साथ लेकर कमरे में चला आया। मैं उसे कुछ कहना चाहता था। मैंने उसे पास बिठाकर उससे बातें करना शुरू की, मगर वो आज भी घबरा रही थी। दरवाजा फिर बज उठा। मैं चिढ़ गया। सारा दिन दफ्तर में गुजरने के बाद जब जिया को वक्त देने की बारी आती तो वो या तो अपनी अम्मी के साथ मसरूफ होती या ज़ैनब के साथ। दरवाजे पर ज़ैनब खड़ी थी। उसके हाथों में दूध के गिलास की ट्रे थी। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर उससे ट्रे पकड़ ली। उस वक्त मुझे किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जिया ने फौरन ही दूध का गिलास उठा लिया। रख दो जिया, बाद में पीना, पहले मेरी बात सुनो। मैंने जिया का हाथ थाम लिया। नहीं फहद, पहले दूध।
अम्मी ने सख्ती से कहा है कि सबसे पहले दूध पीना है। रात का गुस्सा बाहर आ रहा था। जिया ने साफ साफ कह दिया कि उसे कुछ नहीं पता। मेरा सर चकरा रहा था। मैंने सोचा ज़ैनब को सब कुछ बता दूं, मगर फिर ये सोचकर रुक गया कि ये हम दोनों मियाँ बीवी का ज़ाती मामला है। ज़ैनब को उससे दूर रखना चाहिए। ज़ैनब का रवैया भी काफी बदला बदला सा था। अब वो मुझसे कम बात करती और सारा वक्त अपने कमरे में रहती। पहले मुझे जिया के मसले को हल करना था, फिर मैं ज़ैनब का मसला पूछता। जिया की अम्मी ने बावर्ची खाना संभाल लिया। वो हम सबसे बहुत मोहब्बत से रहती, सबका ख्याल रखती। ज़ैनब को भी इन्होंने बेटी बना लिया था। वो यहाँ बहुत खुश थी और जिया भी उन्हें अपने साथ रखकर बहुत खुश थी। आज चौथी रात थी। जिया दूध लेकर कमरे में आई, खुद ही अच्छा सा तैयार होकर मेरे पास बैठ गई। मेरा मूड खराब था, मगर जिया के हुस्न और उसके चेहरे पर छाई शर्माहट ने मुझे पिघला दिया। वो मेरे हाथों को थामकर खुद मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रही थी, मगर फिर उसने अपने हाथों से गिलास मेरे होंठों से लगा दिया। उसकी मोहब्बत पर मैं निसार हो रहा था। कुछ ही लम्हे हमने साथ गुजारे। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। जिया के साथ हाथ भी गंदे थे। मैंने उसे होश दिलाया, कमरे से निकल गया। मैं जानता था वो यही कहेगी कि उसे कुछ मालूम नहीं, लेकिन आज आखिर फिर किस तरह जिया के हाथ गंदे हो रहे थे। उसकी बेहोशी का सबब भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे इस रात से पर्दा उठाना था। मैं सोच चुका था कि मुझे क्या करना है। जिया को हर बात अपनी माँ को बताने की आदत थी। मैं भूल गया था कि उसने ये बात भी अपनी माँ को बता दी होगी, जबकि मैंने ज़ैनब को कुछ नहीं बताया था। जिया की अम्मी मेरे पास आई और जो इन्होंने कहा वो मेरे लिए बहुत हैरानकुन था। जिया की अम्मी ने बताया, जब से हमारी शादी हुई है ज़ैनब बुझी बुझी सी रहती है। उसे जिया को देखकर एहसास कमतरी हो रहा है। उसकी उम्र बहुत तेजी से ढल है। उसके हवाले से कुछ सोचो, कहीं ऐसा ना हो वो सोच कर ज़हनी तौर पर बीमार हो जाए। वो ठगे छुपे अल्फाज में मुझे बहुत कुछ समझा गई थी। मुझे जैसे धचका लगा, मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन अगली रात मैंने दिमाग को हाथ से रखते हुए दूध के गिलास को हाथ तक नहीं लगाया। जिया की नजरों में आए बगैर ही दूध को बेड के नीचे रख के कच्चा दाल में डाल दिया। जिया दूध पीने के कुछ देर बाद ही सो चुकी थी। मैं जानता था वो बहुत गहरी नींद में है। मैंने जिया के ऊपर चादर डालकर उसे अपनी जगह लिटा दिया। खुद उसके दुपट्टे को अपने चेहरे पर डालकर जिया की जगह सिगरेट सिमट कर लेट गया। मुझे इंतजार था कब कोई आएगा, मेरे हाथ में गन रखेगा। बहुत देर बाद कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुलकर बंद हुआ था। मुझे कमरे में समझ नहीं आया था कि कौन आया है। कुछ देर के बाद बेड के नीचे से सरसराहट महसूस हुई और एक जनाना हाथ मेरी तरफ बढ़ा। मैं अपनी जगह सन हो गया। दुपट्टे के अंदर से मुझे हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। फिर मैंने जो देखा मेरी आंखें फैल गईं। ये कैसे मुमकिन था कि मेरी अपनी बहन ही मेरी दुश्मन निकली। मेरी बहन ज़ैनब ने बहुत अरसे से बहुत मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया था। अब्बा का इंतकाल कुछ अरसा कबल ही हुआ था, लेकिन अम्मा को गुजरे सालों बीत चुके थे। ज़ैनब ने खुशी से मेरा रिश्ता जिया से कर दिया। ज़ैनब का मानना था कि जिया एक यतीम लड़की है, हमें इसका सहारा बनना चाहिए। जब रुखसती के वक्त जिया की माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ी तो जिया बहुत परेशान हो गई। मैंने उसे परेशान देखकर ये फैसला किया कि जिया की माँ भी हमारे साथ ही रहेंगी। ज़ैनब ने भी कोई एतराज़ नहीं किया और यूँ जिया की अम्मा भी हमारे घर आ गईं। जिया और मेरे साथ जो कुछ हो रहा था वो बिल्कुल भी मामूली बात नहीं थी। हमारे कमरे में रात के अंधेरे में कोई आकर चला जाता, हम बेखबर थे। जब रात को मैं बेड पर लेटा था तो एक जनाना हाथ मेरी तरफ बढ़ा। मेरे हाथ में जो चादर से थोड़ा सा बाहर था तेल में मिली हुई मट्टी नुमा गंध मेरी हथेली पर रख दी। मुझे उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। मैं सांस रोक के उनके अगले कदम का मुंतज़िर था, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं हुआ। वो जाने के लिए पलट गईं। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया। आज खुलासा होने वाला था। मैं पिछले कुछ दिनों से जिस कर्ब का शिकार था, आज उस कर्ब की वजह सामने आने वाली थी। मैंने उन्हें पकड़कर सोफे पर बिठाया और कमरे की लाइट खोल दी। वो मुझे जागता देखकर हक्का बक्का थी। मैंने जिया के मुंह पर पानी मारा तो वो होश में आ चुकी थी। उस वक्त कमरे में उन्हें देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ है फहद, सब खैरियत है ना? वो भूरी भारी लड़की परेशान हो गई। ज़ैनब ने शादी के अगले दिन से ही मुझसे कुछ दूरी इख्तियार कर ली थी। पहले वो भाग भाग कर मेरा हर काम करती, मुझसे ढेरों बातें करती, लेकिन अब वो मेरे हर काम से लाताल्लुक हो गई थी। जब जिया की अम्मी ने बताया कि वो बहुत हसास हो रही हैं, तो मुझे समझ आया कि वो क्यों मुझसे खिंची रहने लगी हैं। और जैसे ही मैं और जिया कमरे में जाते वो फौरन दूर थीं। जिया ने भी बातों बातों में मुझे ज़ैनब के रवैये के बारे में बताया, जिसे मैंने पहले से ज़्यादा महसूस नहीं किया था। लेकिन जब रोज़ रोज़ मेरे और जिया के दरमियान किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो ज़ैनब के रवैये के बारे में बहुत कुछ समझ आने लगा। बताए ना फहद, सब खैरियत है ना? इतनी रात को ये यहाँ क्यों बैठी हैं? जिया हैरत से पूछ रही थी। सब्र करो, अभी सब पता चल जाएगा। मैंने जिया को तसल्ली दी और घर में मौजूद चौथे नफूस को भी बुलाया जाने लगा। जिया बहुत छोटी सी थी जब उसके अब्बू का इंतकाल हो गया। जिया के ददियाल वालों ने उसे अपने पास रखना चाहा, मगर जिया की अम्मी ने अपनी बेटी उनको देने से इनकार कर दिया। जिया के ददियाल वालों ने बहुत दबाव डाला, मगर वो जिया की अम्मी के आगे हार गए। जिया की खाला ने उनके खर्चे की जिम्मेदारी उठा ली। जिया अब अपनी माँ के जीने की वजह बन गई। आहिस्ता आहिस्ता जिया की अम्मी जिया के इतने करीब हो गई कि वो उससे पल भर की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इन्होंने जिया का स्कूल छुड़वा दिया। वो उसे कहीं आने जाने भी नहीं, साथ साथ खाते पीते उठते बैठते। यहाँ तक कि इतनी बड़ी हो जाने के बावजूद भी जिया अभी तक
अपनी अम्मी के बाजू पर सर रखकर ही सोती। जब जिया के रिश्ते आना शुरू हुए तो उसकी अम्मी को हर रिश्ते में कोई ना कोई हामी नजर आती। वो जिया की शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो जिया के बगैर नहीं रह सकती थी। जब ज़ैनब ने रिश्ते की बात की तब भी इन्होंने इनकार कर दिया। ज़ैनब ने जिया की खाला से बात की क्योंकि सालों से जिया का खर्चा उसकी खाला उठा रही थी, इसलिए उनके जोर डालने पर जिया की अम्मी ने उसका रिश्ता मुझसे कर दिया। और फिर मैं कमरे में वापस आया तो मेरे साथ ज़ैनब भी मौजूद थी, जबकि जिया अपनी अम्मी के साथ हैरान परेशान बैठी थी। मुझे बताएं फहद, क्या हुआ है? आप क्यों ज़ैनब को अभी उठाकर ले आए हैं? अपनी अम्मी से पूछो ज़ैनब, मैंने सख्त लहजे में उसकी माँ को देखते हुए कहा तो उसकी अम्मी रोने लग गई। क्या हुआ है फहद? ज़ैनब भी परेशान हो गई थी। आप बताएंगी या मैं बताऊं? मैंने जिया की अम्मी की तरफ देखा जो मुंह झुकाए रो रही थी। चले मैं ही बताता हूँ। जिया की अम्मी रोज रात में हमें दूध में नींद की दवा मिलाकर देती थी। ये झूठ है फहद, दूध तो ज़ैनब लाती थी। हाँ, मगर ज़ैनब को दूध तुम्हारी अम्मी देकर भेजती थी। इन्होंने ही तुम्हें पाबंद किया था ना रोज दूध पीने के लिए। जब हम गहरी नींद में होते वो किसी तरह कमरे का लॉक खोलकर अंदर आ जाती, ये तेल में मिली मिट्टी जिया के हाथ में लगा जाती। इसके पीछे जो मकसद है वो ये खुद बताएंगी। मैं जिया की शादी नहीं करना चाहती थी। कोई और जिया से बात करता या जिया और किसी से बात करती मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने जिया की खातिर दूसरी शादी नहीं की। जब मुझसे ज़बरदस्ती जिया की शादी करवाई गई मैंने उसी दिन सोच लिया मैं जिया को किसी और का नहीं होने दूंगी। फिर तुम खुद मुझे अपने घर में ले आए, मुझे मौका मिल गया। शादी की रात तुम वापस नहीं आए तो मैंने जिया को दूध में नींद की दवा दे दी, फिर उसके हाथ पर गंदगी रख दी। मुझे लगा था कि तुम सुबह आओगे तो जरूर ये देखकर शोर मचा दोगे। मैं कोई ना कोई ऐसी बात कह दूंगी कि तुम जिया को छोड़ दो, लेकिन तुम सब देखकर भी कुछ नहीं बोले। फिर अगले दिन जब तुम जिया के कमरे में गए तो मेरा दिल तड़पने लगा। मेरी बेटी पर सिर्फ मेरा हक था। मैंने फौरन दूध में नींद की दवा मिला दी, ज़ैनब के हाथ से दूध भेज दिया। दूध देकर ज़ैनब भी सोने के लिए कमरे में चली गई तो मैं चाबी के सुराख से झांककर तुम्हारे कमरे में देखने लगी तो मेरी बेटी का हाथ पकड़कर बैठे थे। मेरे लिए यह नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। जिया सिर्फ मेरी बेटी थी, उस पर किसी का हक नहीं था। जब ज़ैनब सो गई मैं तुम्हारे कमरे की चाबी बावर्ची खाने से लेकर तुम्हारे कमरे में आ गई। जिया के हाथ में गंद लगाकर वापस चली गई। मुझे यकीन था तुम बहुत जल्द तंग आकर जिया को छोड़ दोगे। जब जिया ने मुझे बताया कि तुम इस मामले पर परेशान हो तो मैंने तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए ज़ैनब का नाम ले लिया।